हेलो बच्चों, मैं हूँ सीमा। हिंदी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। हेलो बच्चों, पार्ट 1 वीडियो में हमारा शब्द टॉपिक पूरा हो गया था। आशा करती हूँ कि पार्ट 1 आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप शब्द का पार्ट 1 वीडियो दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि पद से पहले शब्द के बारे में जानकारी होना अति महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम पार्ट 2 जो कि पद के बारे में है देखते व सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि कोई भी शब्द पद में कैसे बदल जाता है। इसको सीखने से पहले हम पद की परिभाषा को समझ लेते हैं, क्योंकि शब्द और पद की परिभाषा भी परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हम पद की परिभाषा से सीखना शुरू करते हैं। पद की परिभाषा क्या है? जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, प्रत्यय, उपसर्ग, वचन, लिंग, कारक, पुरुष आदि में बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह स्वतंत्र शब्द ना रहकर पद की संज्ञा पाता है। मतलब जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है सन्यासी सोता है। दूसरा उदाहरण है बंदर कूदता है। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में सन्यासी दिया हुआ है, तो सन्यासी सोता है के साथ में बंध गया, तो मतलब यहाँ पर सन्यासी पद कहलाएगा। इसी तरह से बंदर कूदता है के साथ में बंध गया, तो यहाँ पर बंदर पद कहलाएगा। इस तरह ये दोनों शब्द सन्यासी, बंदर शब्द वाक्यों में प्रयोग होकर पद में परिवर्तित हो गए हैं, मतलब पद में बदल गए हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शब्द कैसे पद बन गया। अब हम पद भेद के बारे में पढ़ते हैं। पदों को 5 भेदों में बांटा जाता है। नंबर 1 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अब हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने संज्ञा को छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम संज्ञा की परिभाषा को पढ़ते हैं। जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम आदि। तो इस तरह से हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। सचिन, हरिद्वार, क्रिकेट, उड़ान, गर्मी, बचपन, शेर आदि। यहाँ सचिन व्यक्ति का नाम है, हरिद्वार स्थान का नाम है, क्रिकेट खेल का नाम है, उड़ान, गर्मी, बचपन ये आपके भाववाचक संज्ञा हैं और शेर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में सीखेंगे। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कह सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। भगत सिंह व्यक्ति का नाम है, ताजमहल वस्तु का नाम है, रामायण वस्तु का नाम है, भारत स्थान का नाम है, लाल किला वस्तु का नाम है, कुतुब मीनार वस्तु का नाम है आदि। इस तरह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरा होता है। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में सीखते हैं। इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं
एवं स्थानों का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लड़का। लड़का यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक जाति का बोध कराता है। पर्वत जातिवाचक संज्ञा है, यह वस्तु जाति का बोध कराता है। खिलाड़ी जातिवाचक संज्ञा है, यह प्राणियों की जाति का बोध कराता है। पशु जातिवाचक संज्ञा है, यह भी प्राणियों की जाति का बोध कराता है। पक्षी जातिवाचक संज्ञा है, यह भी प्राणियों की जाति का बोध कराता है। इसी तरह से मित्र भी जातिवाचक संज्ञा है। भवन जातिवाचक संज्ञा है, यह वस्तु जाति का बोध कराता है। इसी तरह से शहर जातिवाचक संज्ञा है, यह स्थान की जाति का बोध कराता है। इसी तरह से हमारा इमारत है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह भी वस्तु जाति का बोध कराता है। इस तरह से हमारा जातिवाचक संज्ञा पूरा होता है। अब अगला देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य मतलब पदार्थ या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ या तरल पदार्थ के बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के तौर पर मिट्टी, सोना, कोयला, तेल, पीतल, लोहा आदि। मिट्टी यहाँ पर आपका पदार्थ है, सोना पदार्थ है, कोयला पदार्थ है, तेल आपका तरल पदार्थ है, पीतल पदार्थ है, लोहा पदार्थ है। तो इस तरह से हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा पूरा होता है। अगला समूहवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो समुदाय या समूह के बारे में जानकारी देता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कक्षा, दल, गुच्छा, सभा, जनता, पुलिस आदि। इस तरह से हमारा समूहवाचक संज्ञा पूरा होता है। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस तरह से है। जो संज्ञा शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था आदि भाव का बोध करवाते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा हमारी 4 प्रकार से बनती है। नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा से, नंबर 2 सर्वनाम से, नंबर 3 विशेषण से, नंबर 4 क्रिया से। उदाहरण सुंदरता। सुंदरता आपका विशेषण से बना हुआ है, जैसे कि सुंदर प्लस ता तो हो गया सुंदरता। इसी तरह से लंबाई, लंबाई भी आपका विशेषण से बना हुआ है, जैसे लंबा प्लस आई तो ये हो गया लंबा। अगला है आपका बचपन। यह आपका जातिवाचक संज्ञा से बना है, जैसे बच्चा प्लस पन तो ये हो गया आपका बचपन। इसी तरह से भूख, भूख भी आपका विशेषण से बनी हुई है क्योंकि भूखा आपका विशेषण है, तो इस तरह से ये हो गया भूख। अगला है चोरी। चोरी आपका जातिवाचक संज्ञा से बना है। अन्य उदाहरण हैं ममता, चुनाव, लालिमा आदि। इस तरह हमारे संज्ञा के भेद पूरे होते हैं। अब अगला नंबर है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं मतलब प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण वे, उसका, वह, आप, मैं, उनके, तुम आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखेंगे।
इसकी परिभाषा इस प्रकार है, वक्ता स्वयं अपने लिए, श्रोता के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, हम, मैं आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है, वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, मेरा, हम, हमें आदि। अगला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, वक्ता द्वारा जो सर्वनाम श्रोता मतलब सुनने वाला के प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अगला है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, लिखने या बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पढ़ने या सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह, वे, यह, ये, उसका, उसे, उन्हें आदि। अब हम सर्वनाम का दूसरा भेद देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस सर्वनाम से पास या दूर स्थित वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, यह बॉल रवि की है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे चित्र कमला के हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरा मित्र है, वह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये समीर के घर हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में यह, वे, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस तरह से है, जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, बाजार से कुछ खाने के लिए ले आना। इस वाक्य में कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं क्योंकि कुछ शब्द अनिश्चय का बोध करा रहा है। दूसरा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि दरवाजे पर कौन खड़ा है इसकी कोई हमें जानकारी नहीं है। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है, जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो तो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, जो जीता वही सिकंदर। जो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा पाओगे वैसा काटोगे, जैसी मेहनत वैसा फल। उपर्युक्त वाक्यों में जो, जिसकी, जैसी, जैसा, जैसी ये सभी आपके संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा इस तरह से है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, वह कौन खड़ा है। यहाँ कौन आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से यह घर किसका है, किसका आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है आपका तुम्हारा मित्र कौन है। तो इस तरह से कौन आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
अब हमारा सर्वनाम का लास्ट भेद निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा इस तरह से है, जो शब्द वाक्य में कर्ता के साथ आकर अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, सचिन स्वयं भोजन बना लेगा। तो इस वाक्य में स्वयं सचिन के लिए प्रयोग हुआ है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, मैं अपने आप घर जाऊंगा। अपने आप यहाँ पर मैं के लिए प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से यह आपका निजवाचक सर्वनाम है। अगला है, यह कार्य मैं खुद कर लूँगा। तो यहाँ पर खुद मैं के लिए प्रयोग हुआ है, इस तरह से यह भी निजवाचक सर्वनाम होता है। लास्ट है आपका, मरीज आप ही चलने लगा। आप यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो इस तरह से हमारा सर्वनाम के भेद पूरे होते हैं। अगला है विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। उदाहरण, धरती गोल है। गोल शब्द यहाँ पर धरती की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए गोल शब्द यहाँ पर आपका विशेषण है। अगला है, राजेश ईमानदार बालक है। इस तरह ईमानदार राजेश की विशेषता बता रहा है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, यह महंगी पुस्तक है। इस वाक्य में पुस्तक संज्ञा शब्द है, महंगी पुस्तक की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा, मेरी कक्षा में 50 छात्र हैं। इस वाक्य में छात्र आपका जातिवाचक संज्ञा है। 50 छात्र की विशेषता बता रहा है, इसीलिए 50 आपका विशेषण है। अगला है हमारा विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, धरती गोल है। धरती यहाँ पर आपका विशेष्य है, गोल विशेषण है। अब आइए हम विशेषण के प्रकार सीखते हैं। विशेषण के प्रकार इस तरह से हैं, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष मतलब भाव, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, देश, काल, स्पर्श एवं दशा आदि का बोध करवाते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, भारत के उत्तर में विशाल हिमालय है। इस वाक्य में विशाल विशेषण है। यह किस तरह का विशेषण है? क्योंकि यह आकार के बारे में बता रहा है, तो विशाल यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है, मेज वृत्ताकार है। तो हमारी मेज किस प्रकार की है? वृत्ताकार है, तो यह आकार के बारे में जानकारी दे रहा है, तो इसीलिए गुणवाचक विशेषण है। अगला है, राम की माँ स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। इस प्रकार इस वाक्य में स्वादिष्ट आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह स्वाद के बारे में जानकारी दे रहा है। विशेषण का अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करवाते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। इस प्रकार इस वाक्य में 50 संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि कक्षा में कितने बच्चे हैं? 50, इसीलिए इस वाक्य में 50 संख्या का बोध करा रहा है, इसीलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। अगला उदाहरण है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। इस तरह से प्रतिदिन संख्यावाचक विशेषण है। इसी प्रकार हमारा तीसरा उदाहरण है, वह मुझसे दुगना लंबा है। इस प्रकार इस वाक्य में दुगना आपका संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 उपभेद हैं। नंबर 1
निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण 10 दर्जन, 40 बच्चे, तीसरा छात्र, 1 लाख रुपए आदि। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण कुछ फल, अनेक लोग, कई कलमें आदि। इन उदाहरणों में हमें निश्चित संख्या का कोई पता नहीं है, इसीलिए ये सभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। विशेषण का अगला प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन विशेषण शब्दों से उनके विशेष्य की माप तोल मतलब मात्रा या क्वांटिटी का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण उसके पास थोड़े पैसे हैं। इस वाक्य में थोड़े शब्द पैसों की मात्राओं के बारे में बता रहा है, इसलिए थोड़े शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं। मोहन 10 किलो चावल लाया। मोहन कितने किलो चावल लाया? 10 किलो। 10 किलो यहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि यह क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, मतलब मात्रा के बारे में बता रहा है। इसी तरह से आपका अगला उदाहरण है, माँ ने 4 मीटर कपड़ा खरीदा। माँ ने कितने मीटर कपड़ा खरीदा है? 4 मीटर, इसीलिए 4 मीटर आपका परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 2 अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 10 किलो, 2 टन, 4 मीटर कपड़ा, आधा लीटर दूध आदि। तो 10, 2, 4, आधा, यह सभी आपके निश्चित नंबर हैं, मतलब निश्चित संख्या हैं, इसीलिए यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अगला है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, ध्यान रखिए, बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण थोड़ी सी मिठाई, सारा गेहूँ, कुछ पुस्तकें। तो इस तरह से थोड़ी सी, सारा, कुछ, ये सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी मात्रा के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती। अगला है संकेतवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण शब्दों का कार्य करते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं तो उन्हें संकेतवाचक मतलब सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण वह पुस्तक विमला की है। इस प्रकार इस वाक्य में वह संकेतवाचक विशेषण है, यह संज्ञा शब्द से पहले लगा हुआ है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, वे विद्यार्थी जा रहे हैं। तो वे यहाँ पर आपका संकेतवाचक विशेषण हैं, क्योंकि विद्यार्थी शब्द से पहले वे शब्द लगा हुआ है। इसी प्रकार आपका अगला उदाहरण है, कोई लड़का बुला रहा है। तो इस प्रकार कोई यहाँ पर आपका संकेतवाचक विशेषण है। इस प्रकार हमारा विशेषण के प्रकार पूरे होते हैं। अगला है क्रिया। तो क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण श्याम लिख रहा है। लिख रहा है यहाँ पर क्रिया है,
क्योंकि कौन लिख रहा है, श्याम लिख रहा है, इसीलिए लिख रहा है, यहाँ पर आपका क्रिया है। दूसरा है बच्चा सो रहा है, सो रहा है इस वाक्य में आपकी क्रिया है। अगला उदाहरण है राम प्रतिदिन मैदान में खेलता है। तो राम प्रतिदिन मैदान में क्या करता है, खेलता है। तो इस प्रकार इस वाक्य में खेलता आपकी क्रिया है। इसी तरह से आपका अगला उदाहरण है पतंग बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है। तो पतंग क्या कर रही है, बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है। तो उड़ रही है आपकी इस वाक्य में क्रिया है। तो इस तरह से क्रिया की परिभाषा पूरी होती है। अब क्रिया के भी यहाँ पर दो भेद होते हैं। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, नंबर 2 सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं रहती वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। सीधे अर्थों में हम कह सकते हैं कि कर्म की प्रधानता नहीं होती है, तो उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुनीता गाती है, तो इस प्रकार इस वाक्य में कर्म नहीं है, कर्म की कोई प्रधानता नहीं है। अगला है आपका सूरज कब का निकल चुका है। तो इसमें निकल चुका है आपका अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इस वाक्य में भी कर्म नहीं है। बच्चा रो रहा है, रो रहा है आपकी अकर्मक क्रिया है। अगली है आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे रेखा पत्र लिख रही है, रेखा पत्र लिख रही है। तो लिख रही है के साथ में पत्र आया है, मतलब पत्र यहाँ पर कर्म है। तो इस प्रकार हम इसको सकर्मक क्रिया कह सकते हैं। अगला है माँ कपड़े धो रही है। कपड़े आपका कर्म है, इसीलिए यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया है। अगला है अतुल गाना गा रहा है। तो कौन गाना गा रहा है, अतुल गा रहा है। क्या गा रहा है, गाना गा रहा है। इस प्रकार गाना इसमें कर्म है, इसीलिए यह सकर्मक क्रिया है। इस प्रकार आपका क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के उपभेद पूरे होते हैं। अगला है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, अव्यय वे शब्द हैं जिन पर विकारक तत्वों अर्थात लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। उदाहरण रोहन घर के भीतर है। भीतर, इस प्रकार भीतर पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। दूसरा है मैं तेज भागता हूँ। तेज पर भी किसी भी लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है हवा रुक रुक कर चल रही है। तो रुक रुक कर का अव्ययी भाव है। इसी प्रकार यह पहलवान बहुत खाता है। तो बहुत यहाँ पर आपका अव्ययी है। इस प्रकार अव्यय की परिभाषा, उदाहरण पूरे होते हैं। अब हम इसके भेद देख लेते हैं। इसके भेद 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विषयादि बोधक। अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जो अव्यय क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन शब्दों को क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है। उदाहरण रामू अधिक बोलता है। बोलता है आपके यहाँ पर क्रिया है, बोलता से पहले अधिक प्रयोग किया गया है, इसीलिए अधिक आपका यहाँ पर अव्यय है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है मैं वहाँ गया। गया आपकी भूतकाल क्रिया है, इससे पहले वहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ आपका अव्यय है। इसी तरह से अगला उदाहरण है तोता कुतर कर फल खाता है। खाता है से पहले कुतर कर का प्रयोग किया गया है, इस प्रकार कुतर कर आपकी क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है,
जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया के होने का ढंग मतलब रीति का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, श्याम धीरे धीरे खाता है। अगला उदाहरण, वह अवश्य आएगा। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। पत्थर लुढ़कता हुआ नदी में गिर गया। धीरे धीरे, अवश्य, निरंतर, लुढ़कता हुआ, ये सभी यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, भीतर बहुत गर्मी है। कहाँ बहुत गर्मी है? भीतर, यह स्थान का बोध करा रहा है। इसी तरह बाहर बैठकर पढ़ो। कहाँ पर बैठकर पढ़ो? बाहर बैठकर पढ़ो, तो यह भी स्थान का बोध करा रहा है। इसी प्रकार उधर पानी का बहाव तेज है, तो किधर पानी का बहाव तेज है? उधर, तो यह भी स्थान की ओर इशारा कर रहा है। इसीलिए ये सभी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अगला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द क्रिया के घटित होने अथवा करने का समय मतलब काल का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समय के बारे में बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, वह दिन भर पढ़ता रहा। दिन भर यहाँ पर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह समय का बोध करा रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, वह अभी अभी आया है। वह कब आया है? अभी अभी, तो अभी अभी समय के बारे में बता रहा है। इस प्रकार यह भी हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, कल से भारी वर्षा हो रही है। कब से भारी वर्षा हो रही है? कल से, तो यह भी समय के बारे में बता रहा है। इसीलिए ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द क्रिया के परिमाण मतलब मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में जानकारी देते हैं उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, राहुल बहुत बोलता है। राहुल कितना बोलता है? बहुत, तो वह परिमाण के बारे में जानकारी दे रहा है, इसीलिए बहुत शब्द आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है, उसके पास पर्याप्त धन है। उसके पास पर्याप्त धन है, तो कितना धन है? पर्याप्त है। इस प्रकार पर्याप्त शब्द हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है, मरीज अभी कम खाता है। तो मरीज कितना खाता है? अभी कम खाता है। तो इस प्रकार कम हमारा यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह खाने की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, खाने की मात्रा के बारे में बता रहा है कम शब्द। इस प्रकार हमारे क्रिया विशेषण के उपभेद पूरे होते हैं। अब अगला है संबंध बोधक। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, संबंध बोधक वे अव्यय या अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य संबंधों के साथ बताते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं। उदाहरण, अंकिता डर के मारे कांपने लगी। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। राम घर के भीतर चला गया। तो इन वाक्यों में के मारे, के बिना, के भीतर, ये सभी आपके संबंध बोधक हैं। अगला है समुच्चय बोधक। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो अव्यय शब्द दो शब्दों
दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। उदाहरण, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? और, तो इसीलिए और शब्द आपका समुच्चय बोधक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, धीरे बोलो ताकि सुनाई ना दे। ताकि शब्द यहाँ पर आपका समुच्चय बोधक है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ। तो चाहे शब्द इस वाक्य में समुच्चय बोधक है क्योंकि यह शब्द यहाँ और वहाँ को जोड़ रहा है। अगला है हमारा विस्मयादि बोधक। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जो अव्यय आश्चर्य, घृणा, हर्ष, लज्जा, ग्लानि, पीड़ा, दुख आदि मनोभावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। उदाहरण, उफ कितनी गर्मी है, सावधान आगे सड़क बन रही है, हे राम यह क्या हो गया। इस प्रकार इन तीनों उदाहरणों में उफ, सावधान, हे राम आश्चर्य का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह शब्द विस्मयादि बोधक हैं। तो इस तरह से हमारा शब्द और पद सीरीज का पार्ट 2 पूरा होता है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।